क्या सिर्फ शादी के दौरान पैदा होने से लॉ किसी बच्चे को लेजिटिमेट मान लेता है क्या? और क्या एक हस्बैंड कोर्ट में ये कह सकता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो करस्पॉन्डिंग सेक्शन इसका 112 एविडेंस एक्ट है। एक ऐसा प्रोविजन जो फैमिली डिस्प्यूट, लेजिटिमेसी और डीएनए टेस्ट जैसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस सेक्शन के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन क्रिएट होता है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है पैटर्निटी डिस्प्यूट्स को स्पेशली। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या लीगल नॉलेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए डिटेल में समझते हैं सेक्शन 116 बीएसए को हमारी अपनी सिंपल भाषा में। तो सेक्शन 116 बीएसए या फिर हम कह सकते हैं जो 112 हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है, जो कि रिपील हुआ है और जिसे रिपील किया है हमारे बीएसए ने। तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन मैं एक फॉर्म करता हूँ, मैं क्वेश्चन ये हमेशा एक फॉर्म करता हूँ कि ये सेक्शन क्यों, इसकी नीड क्या थी। तो अगर आप इस सेक्शन को बहुत ही उसमें देखें, एक सोसाइटल वे में हम इसको देखते हैं, तो या फिर इसका हम एक और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हम इसको दो वे में देखते हैं या दो डायमेंशंस में। एक वे हम देखते हैं सोसाइटी और एक वे हम देखते हैं लेजिस्लेटिव इंटेंट। जी हाँ, और ये दोनों आपस में हाईली कनेक्टेड रहते हैं। कैसे? सोसाइटी को जब भी लगता है कि जो हमारी सोसाइटी डायनेमिक है, इवॉल्व हो रही है, सो उसके अकॉर्डिंग उस पे एक लॉ आना चाहिए। एंड सोसाइटी स्पीकिंग थ्रू दी और थ्रू द लेजिस्लेटिव व्हाट वी से कि लेजिस्लेचर के थ्रू जो है उसको इनैक्ट करता है। तो लेजिस्लेचर एक तरह से हमारा क्या हो गया कि एक इनैक्टिंग बॉडी हो गई जो गवर्न कर रही है सारी चीजों को, जिससे लोगों को अबाइड करना है। बट ये अबाइड भी कौन कर रही है? सोसाइटी ही कर रही है। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। लेजिस्लेटिव इंटेंट सोसाइटी से, सोसाइटी लेजिस्लेटिव इंटेंट से, लेजिस्लेचर से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सेक्शन 116 क्यों, इसको इंसर्ट करने की जरूरत क्या थी? तो इसका जो सिंपल प्रोसेस या फिर इसका मैं जो लेजिस्लेटिव इंटेंट आपको बताऊं, तो इसका बहुत ही एक सिंपल लेजिस्लेटिव इंटेंट है टू प्रोटेक्ट दी वेगरेंसी, रेस्टिट्यूशन एंड बास्टर्डाइजेशन ऑफ चाइल्ड। जी हाँ, सबसे मेन पर्पस ही 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने का यही था कि जो चाइल्ड है उसको हम वेगरेंसी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन और बास्टर्डाइजेशन, मतलब कि उसको हम इलेजिटिमेट चाइल्ड ना माने या फिर सोसाइटी उसको अगर इलेजिटिमेट चाइल्ड ना माने, बट उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन जो है फुलफिल करनी पड़ती है। और आपने बहुत सारे यूट्यूब रील्स या फिर जो है वीडियोस में देखा होगा कि नहीं नहीं, अगर जो है एक बात के लिए कोई भी चाइल्ड अगर पैदा हो गया तो वो आपका लेजिटिमेट चाइल्ड ही होगा। पर ऐसा नहीं है। उस ये जो वीडियोस होती हैं या शॉर्ट्स होते हैं, इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको एकदम ब्लंटली कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता। बट ऐसा अगर वो चाइल्ड है लेजिटिमेट या नहीं भी है लेजिटिमेट, तो उसके पीछे की कंडीशन क्या है ये कोई नहीं समझाता। और मुझे लगता है कि इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिना किसी देरी के अब हम अपने मेन पैरा पे आते हैं। तो हमारा तो एक टॉपिक कवर हो गया कि 116 भारतीय साक्ष्य अधिनियम लाने का रीजन क्या था। तो सिंपल है, वेगरेंसी टू प्रोटेक्ट दी वेगरेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पास्चराइजेशन ऑफ चाइल्ड। अब हम जब अपने मेन पैरा को रीड करते हैं, इट सेज कि द फैक्ट दैट एनी पर्सन, यहाँ पे इसको मैं मार्क करूंगा, एनी पर्सन वॉज born during the continuance of valid marriage between his mother and an man। ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आया। और विद इन 280 days
आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। ऑफ कोर्स सी बात है, मैरिज ही डिसॉल्व होगी तभी तो जो है डिसोल्यूशन वहां पे लिखा गया है। द मदर रिमेनिंग अनमैरिड shall be conclusive proof that he is the legitimate child of that man unless it can be shown that the parties to that marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten। तो अगर आप मेन पैरा को पढ़ते हो तो यहाँ पर कुछ सर्टेन कंडीशंस निकल के आती हैं। सर्टेन कंडीशंस बहुत ही इजी है, बट उसके पहले एक चीज हम और समझते हैं। सबसे पहला, एनी पर्सन। यहाँ पर आप डाइकोटॉमी, अगर आप थोड़ा एक चीज को समझो, यहाँ पर लिखा हुआ है एनी पर्सन, ठीक। फिर लिखा है कि बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन और विद इन 280 days आफ्टर हिज डिसोल्यूशन द मदर रिमेनिंग अनमैरिड shall be conclusive proof that he is a child of that man। ठीक है। अब इन तीन चीजों को हम थोड़ा सा लिखते हैं। पहला, एनी पर्सन। दूसरा जो है हम यहाँ पर लिखेंगे चाइल्ड। एंड जो थर्ड है हमारा वो है he। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो चेंज है, यहाँ पर एविडेंस एक्ट में यहाँ पर सन लिखा हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर एविडेंस एक्ट में 112 इंडियन एविडेंस एक्ट में जहाँ पे चाइल्ड लिखा है भारतीय संविधान में, वहां पर सन लिखा हुआ था। अब जो क्वेश्चन हमको डील करने हैं वो ये है कि एनी पर्सन के अंडर कौन कौन आएगा। तो एनी पर्सन जब आप देख रहे हैं तो वहां पर तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि वहां पे ही, सी एंड ट्रांसजेंडर। और ही के अंदर क्या क्या आएगा? सो ही के अंदर भी सेम तीनों ही चीजें आएंगी, ही एंड ट्रांसजेंडर। अब उससे एक और बड़ी बात है, अगर आप देखो तो यहाँ पर आप देखो कोई तो ही लिखा है, बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये तो बीसी ट्रांसजेंडर इंक्लूड करेगा। अगर आप चाइल्ड की डेफिनेशन देखो तो पहले सन लिखा हुआ था, तो चाइल्ड में भी ये तीनों ही कैटेगरी फॉल करेंगे और एनी पर्सन में भी तीनों कैटेगरी फॉल करेंगी। बट लॉ ये कहता है कि अगर कोई चीज डिफाइंड है तो हमको उतना उसका ही मीनिंग हमें लेना चाहिए। अब अगर आप देखो एविडेंस एक्ट में तो जो डेफिनेशन क्लॉज है सेक्शन 2 है पीएसए का, वहां पर कहीं पे भी ये तीनों टर्म नहीं डिफाइन है। इनफैक्ट इन तीनों में से कोई भी एक टर्म डिफाइंड नहीं है। तो इसका मीनिंग हम कहाँ से लेंगे इन एक्चुअल? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक डॉक्ट्रिन ऑफ पैरी मटीरिया देखना होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ पैरी मटीरिया ये कहता है कि अगर कोई एक चीज डिफाइंड है और वो एक्ट बोलता है कि भैया, अगर जैसे लेट सपोज एक एक्ट नंबर 1 है, उससे भी एक आसान एग्जाम्पल लाइक बीएनएस, क्योंकि मैं भी इसका रेफरेंस दे नहीं पाता, और बीएसए। बीएसए कहता है कि भैया देखो, अगर कोई भी चीज ना बीएनएस में डिफाइंड हो तो वहां पर अगर कोई भी चीज डिफाइंड है ना, तो यार देखो, हम उसका जो डेफिनेशन है वो हम ट्रांसपोर्ट कर लेंगे बीएसए में। ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 और बीएसए एक्सप्रेसली डिक्लेयर करता है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियर इन, यहाँ पर यूज्ड है तब इस एक्ट में यूज्ड है, बट डिफाइंड नहीं है ना। लेकिन डिफाइंड कहाँ है? आईटी एक्ट में डिफाइंड है, बीएनएसएस में डिफाइंड है, यानी पुराना सीआरपीसी जो था हमारा, या फिर बीएनएस में डिफाइंड है। तो उसकी जो मीनिंग होगी
वहां पर जो मीनिंग होगी वही सेम मीनिंग असाइन की जाएगी इस एक्ट के अंडर में भी। और संतान, ये हो गया हमारे पास क्लियर। तो अब यहाँ पर आप देखो तो ही लिखा है। अब यही जो है सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ बीएनएस, सेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ बीएनएस डिफाइंड gender. Okay, so the gender, the pronoun he and its derivative are used of any person, whether male, female or transgender. तो यहाँ पर भी जो ही होगा या वो यही माना जाएगा, मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर ही माना जाएगा। और एक एक्सप्लेनेशन सिंपली ये कहता है कि ट्रांसजेंडर का जो सेम मीनिंग होगा, तो जो सेक्शन 2 के में डिफाइंड है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 में, वही सेम मीनिंग यहाँ पे भी ट्रांसजेंडर को दी जाएगी। बट हम तो उसको अभी इतने डिटेल में नहीं पूछ पाए। तो हमारी ये चीज तो क्लियर हो गई कि एनी पर्सन चाइल्ड, और ये जो लिखा है यहाँ पर मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर भी आएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम ये कहते हैं कि अगर सेक्शन 2 क्लॉज 2 नहीं होता तो क्या होता। अगर देखिए सेक्शन 2 क्लॉज 2 बीएसए का अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता तब हो जाती प्रॉब्लम, क्योंकि फिर आपके पास कोई पेरी मटीरियल क्लॉज होता नहीं। बट इसका एक आंसर था जनरल क्लॉजेज एक्ट। बट मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि जनरल क्लॉजेज एक्ट अप्लाई करता है या नहीं करता। बट लॉ इज है जहाँ पर अगर कोई चीज डिफाइन नहीं है, ठीक है, तो उस एक्ट में अगर डिफाइन नहीं है तो आप देखो कोई लॉ है उसमें डिफाइन है कि नहीं। अगर उस लॉ में भी कहीं पे पूरे लॉ में कहीं वो चीज डिफाइन है तब आप प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी लगाओ। तो फिर भी मेरे ख्याल से जो है हम डेफिनेशन देते हैं, अगर ऐसा नहीं भी होता है, एक्सप्रेस डिक्लेरेशन नहीं होता, then it would amount to violation of Article 14 of the Constitution also. Now, the third thing जो हम यहाँ पर हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं is the essential ingredients of Section 116 PSA. तो चलिए इसको बढ़िया से राइट डाउन करते हैं essentials को। ओके, तो सबसे जो पहला एसेंशियल होगा, पहला एसेंशियल ये होगा यहाँ पर आपके पास कि अगर इसको हम सिंपली लिखेंगे तो हमारे पास जो पहला आ रहा है वो ये है कि he or she should be a child of that lady. Second, the lady was validly married to that man. And third, the such child was born during continuance of such valid marriage or after dissolution within 280 days. तो ये हो गया हमारे कुछ एसेंशियल। अब यहीं पर एक मैं चौथा एसेंशियल अगर ये लिखूं तो यही कहना गलत तो नहीं होगा कि देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड मे हैव बीन begotten. अब यहाँ पर आप एक चीज को समझो, सेक्शन 116 ऑफ बीएसए अगर आप देखो तो सेक्शन, अगर हम रेलेवेंसी की जब बात करते हैं तो सेक्शन 4 to 50 बीएसए का रेलेवेंट फैक्ट्स की बात करता है। और अगर आप सेक्शन 165 पैरा 1 अगर आप पढ़ोगे तो वो ये कहता है
कि भाई जो जजमेंट होगा इट विल बी ओनली बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स। अब सेक्शन 116 बीएसए तो 5 4 सेक्शन 4 to 50 के बीच में तो पड़ता नहीं है, तो ये रेलेवेंट फैक्ट कहाँ से हुआ? पर तो ये पैटर्निटी, लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, ये तो फिर रेलेवेंट तो हुआ ही नहीं कभी फिर इन एक्चुअल, अगर आप एक कॉमन सेंस देखो तो। बट नहीं, सेक्शन 116 एक सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ प्रिवेंशन, बट ये रेलेवेंट कहाँ है? सेक्शन 7 BSA या फिर सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट है, यहाँ पर रेलेवेंट है। बस इसका आप एक बार नजर मारो, क्या कहता है सेक्शन 7 BSA का, फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अब आप ये पढ़ो कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। अब यहाँ से आप आ जाओ 1 2 और यहाँ पे पढ़ो, और विच शो, ये चीज विच शो द रिलेशन ऑफ पार्टीज by whom such fact was transacted are relevant। यहाँ पर रेलेवेंसी है। सो दिस मीन्स कि अगर पैटर्निटी या लेजिटिमेसी प्रूव होती है तो जो रेलेवेंसी है वो सेक्शन 7 BSA में होगी, और सेक्शन 116 इज ओनली अ रूल ऑफ प्रिजम्पशन। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। नाउ अब अगर आप इस चीज को देखो, अगर हम फिर से पढ़ें और अपने एसेंशियल्स को मिलाएं, तो क्या लिखा है कि एनी फैक्ट that the fact any person was born during the continuance of valid marriage between his mother and that man or within 280 days resolution the mother remaining unmarried shall be conclusive। ठीक, तो इसका एग्जांपल लेते हैं और इन्हीं हम एसेंशियल्स को डील करते हैं और समझते हैं। अगर मैं इसको यहीं पे बनाऊं तो ये तो और बेटर होता। सो लेट्स से एच एच एंड डब्ल्यू, इनका एक चाइल्ड है एस। लेट्स से एच ने एस को निकाल दिया है। S has filed a suit of declaration of paternity under section 34 SRA, ठीक, plus perpetual injunction section 38 of SRA against H, ठीक। अब there are principles regarding the burden of proof। So if S asserts a fact that declare me his legitimate child, then S has to prove certain conditions, है ना। इसको हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ बेसिकली, कि जो चीज जो कोई असर्ट कर रहा है भाई प्रूफ करो पहले, है ना, तभी हम बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्ट करेंगे। अब एस ने सूट तो फाइल कर दिया कि मुझे डिक्लेयर करो कि मैं इसका लेजिटिमेट चाइल्ड, ठीक है, और इसको इंजंक्शन डाउन करो इसके अगेंस्ट पे कि भाई ये मुझे जो है कभी एक्नॉलेज करने से मना ना करे। देन इन सच केस कि एस will prove certain points related to 116 of the DSA। तो वो क्या पॉइंट होगा? सबसे पहला पॉइंट DSA 116 के लिए जरूरी तो यही होगा, एस ये प्रूव करे कि जो एस है ना, जो एस है वो एक लेडी का ही जो है चाइल्ड है, यानी कि एस ये प्रूव करे, पहला पॉइंट यहाँ पर, कि जो इसकी मदर है दैट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है वैलिडली मैरिज है एच से, और इन दोनों की जो मैरिज है वो एक वैलिड मैरिज है, और इन दोनों की वैलिड मैरिज के कंटिन्यूएंस में ही जो है मेरा बर्थ हुआ है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि भाई मैं एस जो है डब्लू के, डब्लू ने ही मुझको बर्थ दिया है, ठीक है, यानी कि डब्लू ने एस को बर्थ दिया है, फर्स्ट। सेकंड,
एच और डब्ल्यू इन दोनों की शादी हुई है, ठीक। एंड थर्ड, कि एच एंड डब्ल्यू की जब शादी कंटिन्यू थी तब मैं पैदा हुआ, ठीक है। कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज। तो यहाँ पे अगर हम एसेंशियल से इसको बनाएं तो क्या एसेंशियल बना कि ही शी शुड बी द चाइल्ड ऑफ दैट लेडी, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में एस शुड बी द चाइल्ड ऑफ दैट लेडी मीन्स डब्ल्यू। तो इसको ऐसे पढ़ो कि ही शुड बी द चाइल्ड ऑफ डब्ल्यू। सेकेंड, डब्ल्यू वॉज वैलिडली मैरिज टू दैट मैन, यहाँ पर एच लिख दो। अब इसको पढ़ो कि डब्ल्यू वॉज वैलिडली मैरिज टू एच एंड सच वॉज बॉर्न। तो सच वॉज बॉर्न मतलब कि एस वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज। और है यहाँ पर ना, और एस वॉज बॉर्न आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, and he was born within 280 days of such resolution, यानी कि एच और डब्ल्यू का यहाँ पर रिजोल्यूशन हो गया, ठीक। यहाँ पर इनकी मैरिज रिजॉल्व हो गई आइदर थ्रू डिवोर्स और डेथ, ठीक है। अब यहाँ से रेजोल्यूशन से डब्ल्यू बिना शादी के, ठीक है, अनमैरिड रहना चाहिए उसे, और यहाँ पर विद इन 280 डेज के अंदर अंदर एस का बर्थ हो जाना चाहिए, विद इन 280 डेज। देन यहाँ पर आपका जो है बर्डन ऑफ प्रूफ, अगर ये तीन चीज प्रूव हो जाता है, अब यहाँ पर क्या होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि एस ने यहाँ पर इन तीनों पॉइंट्स को प्रूव कर दिया है। अब चौथा है कि देयर वॉज नो एक्सेस एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड में हैव बी गॉटन। यहाँ पर अगर आप बेयरैक पढ़ोगे तो उसके पहले एक टर्म लिखा हुआ था कि अनलेस, मतलब कि क्या है कि ये तीन पॉइंट प्रूव हो गए, ठीक है। अब पर से कंक्लूसिव प्रूफ यहाँ पे नहीं हो रहा है अप्लाई, यहाँ पे लिखा है अनलेस। तो अनलेस की एक्सेस, यानी कि लिखा क्या है कि देयर वाज नो एक्सेस एट द टाइम व्हेन द चाइल्ड में हैव बीगॉटन, तो कौन प्रूव करेगा कि जब चाइल्ड गर्भ में आ चुका था तब उस टाइम पे उस व्यक्ति के पास एक्सेस नहीं था, ये प्रूव करेगा एच, जे हमारे एग्जांपल में प्रूव करेगा ये बंदा एच। तो यहाँ पर एच भाई साहब एक चीज प्रूव करेंगे कि ठीक है जी, उसने बोल दिया ये तीन चीज, उसने बता दिया कि वो जो है उस लेडी से पैदा हुआ है ना, लेडी और मेरी शादी हो रखी थी, हम दोनों की पहले शादी थी, ठीक है, मान लिया। लेकिन साहब, मतलब कोर्ट को वो कहेगा कि साहब ये सब तो ठीक है, लेकिन जब ये चाइल्ड बिगॉटन हुआ होगा ना, यानी कि जब ये मेरे गर्भ में आया होगा अपनी माँ के, उस वक्त पे मेरा और उस लेडी के बीच में कोई भी एक्सेस नहीं था, ये प्रूफ करना ही करना पड़ेगा। अगर ये प्रूफ नहीं हो पाता है तब हम कहते हैं कि द प्रिजम्पशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ अप्लाई। सो इन दैट केस एक चीज अब आपको समझनी होगी कि यहाँ पर लैक ऑफ एक्सेस कैसे प्रूव होगी। सी, लैक ऑफ एक्सेस प्रूफ करना है। अब सबसे पहला मीनिंग समझो कि लैक ऑफ एक्सेस क्या होता है। लैक ऑफ एक्सेस का मतलब ये होता है कि अ टाइम वेयर एच एंड डब्ल्यू, a time where H and W
were in a place to have sexual intercourse. यही तो होगा लैक ऑफ एक्सेस, कि भाई एक ऐसा समय, या फिर एक्सेस का स्पेशली जो मीनिंग होगा वो यही होगा कि भाई एक ऐसा समय जहां पर एच और डब्ल्यू साथ हो, है ना, और उनके पास इतना समय हो कि दे कुड हैव engaged इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। सो अप्लाइंग दिस प्रिंसिपल इन अवर फोर्थ एसेंशियल कंडीशन, कि अगर एच ये प्रूव कर दे कि देयर इज नो एक्सेस, यानी कि the H does not have a time or a place where H and W may have or would have engaged in a sexual intercourse at the time when the child may have begotten, यानी कि जैसे 9 months जो है एक आइडल कंडीशन होती है जहां पे एक चाइल्ड की बर्थ होती है, करेक्ट। लेट्स से आज है मई, करेक्ट। अब एक हम टाइमलाइन बनाते हैं इसी पे। लेट्स से जो चाइल्ड है वो बॉर्न हुआ है, लेट्स से आज कितनी तारीख है, 15th आई गेस। सो आज है 15th में 2026। ठीक। अब 9 मंथ हमें यहाँ से वो करना है, तो हमारे पास 9 मंथ कितना आएगा मेरे ख्याल से, अगस्त, लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ओके। सो लेट्स से कि हस्बैंड जो होगा वो ये प्रूव करेगा कि आज अगर 15 है तो ऑलमोस्ट ही विल प्रूव द गैप अराउंड 20 to 25 days। तो दैट इज टू से कि बिटवीन दी 20th अप्रैल, है ना, टू 15th ऑफ मे, या फिर हम एक मंथ का भी अगर हम टाइम पीरियड लें तो लेट्स से 1504 टिल 2025 टू 15/5/2025, इस पीरियड को एच को प्रूव करना होगा कि इस बीच में जो चाइल्ड है वो बिगॉटन हुआ होगा, यानी कि उस लेडी के गर्भ में आया होगा। और इस बीच का ये जो पीरियड है, ये वाला, इस बीच का जो पीरियड है, या फिर आप एक महीने मेरे ख्याल से आप पहले भी ले सकते हो, या फिर यही आइडियल सिचुएशन होगी, ये प्रूव करना होगा कि इस बीच में एच और डब्ल्यू कभी एक साथ मिले ही नहीं, या मिले भी तो पब्लिक प्लेस में मिले, या फिर नहीं भी मिले, या फिर एस जो भी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस होंगे उसमें एच को बस यही प्रूव करना होगा कि एच और डब्ल्यू उस टाइम पे कभी मिले ही नहीं, और ना ही उनके बीच में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा। और इवन दो अगर मिले भी होंगे, बट इफ इट इज अ पब्लिक प्लेस, देन हम इसको ये नहीं कह सकते कि दे वुड हैव टाइम टू engage in sexual intercourse। ये अगर एच प्रूफ कर देता है इस पॉइंट को, तो ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर जो प्रिजम्पशन है वो रेज ही नहीं होगा, कंक्लूसिव प्रूफ वो होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से जो हस्बैंड है या फिर जो मैन है वो उस फोर्थ कंडीशन को प्रूफ नहीं कर पाता है, देन इन दैट केस क्या होगा, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन विल अप्लाई। और कंक्लूसिव प्रिजम्पशन का जो डेफिनेशन है दैट इज सेक्शन 21B ऑफ द बीएसए। वो ये कहता है कि कोई भी एक फैक्ट डिक्लेयर्ड कर दिया गया हो इस अधिनियम में कि वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा ऑफ अनदर, the court shall on the proof of one fact regard the other as proof and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। यानी कि अगर एक फैक्ट क्या है, एक फैक्ट ये है एज पर डेफिनेशन, और इसको हम अगर 116 पीएसए पे अप्लाई करें, तो फैक्ट अगर ये प्रूव हो गया कि जो एस है, जो चाइल्ड है, वो बॉर्न हुआ है किसके, उस पे, उस लेडी से, सेकंड लेडी और वो मैन, यानी कि चाइल्ड का फादर, ठीक है,
एच और डब्ल्यू जो है वैलिडली मैरिज थे, और वो उसी मैरिज के कंटिन्यूएंस में ही, दैट इज कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज में ही वो बॉर्न हुआ है, या फिर आफ्टर डिसोल्यूशन मदर रिमेन अनमैरिड और मैं विद इन 280 डेज के बीच में मैं पैदा हो गया हूँ, विद इन 280 डेज। प्लस और ये कंडीशन और आती है कि जो हस्बैंड है वो ये प्रूव नहीं कर पाता है कि उसके पास लैक ऑफ एक्सेस जो है नहीं था। अगर वो ये प्रूव नहीं कर पाता है, देन इन दैट केस कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा, और हम ये मान लेंगे कि जो चाइल्ड है वो एक लेजिटिमेट चाइल्ड है, किसका, उस एच का। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या आता है, उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझो कि यहाँ पर केयर एक्ट में जो ये 280 डेज लिखा है, यहाँ पर ये 280 डेज, तो 280 डेज के अगर मान लो बियॉन्ड चाइल्ड पैदा होता है, लेट्स से 285 डे, 290 डेज पे हो सकता है। तो इन दैट केस क्या लगता है कि यहाँ पर कोर्ट क्या प्रिजम्पशन रेज करेगा? तो देखिए इन सारे केसेस में क्या होगा कि जब भी कहीं पे कोई चीज अगर फिक्स कर दी जाती है लेजिस्लेचर के द्वारा, यहाँ पे नंबर या डेज फिक्स है, सो इन दैट केस जो है इट इज सेड टू बी इट इज अ लेजिस्लेटिव विजडम, है ना, कि लेजिस्लेचर ने फिक्स किया है। सो जो है फिक्स उसने कर रखा है टाइम पीरियड, वो हमें मानना ही मानना होगा, वी आर बाउंड बाय इट। सो द कोर्ट कैन नॉट outrightly give purposive interpretation to that 280 days. Rather, the court has to do a literal interpretation of the 280 days. But, however, Supreme Court under Article 142 of the Constitution has the power कि वो उस केस में उसको चेंज कर सकते हैं इन पर्टिकुलर केस, बट इट शुड बी इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशन। And however, I think Supreme Court would also not interfere in the framework of such legislative actions. So apart from that, हम अपने अगर एक ट्विस्ट पे आते हैं तो वो ट्विस्ट क्या होगा? वो ट्विस्ट होगा हमारा डीएनए टेस्टिंग। तो डीएनए टेस्टिंग की अगर आप बात करो तो आज का ये जो वीडियो है ये काफी लंबा सा खिंच रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं ये ट्राई करता हूँ कि जो नेक्स्ट केस या फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं एक काम करता हूँ कि डीएनए टेस्टिंग के स्पेसिफिक केस लॉस पे फोकस करता हूँ। तो उसके चलते आपको ये वीडियो काफी लंबा नहीं लगेगा। अदरवाइज आपका जो इंटरेस्ट है वो इस पे कभी आएगा ही नहीं, इस वीडियो को आगे देखने का। तो आज के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपनी गुड हेल्थ पे होंगे, आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ जो है इसके नेक्स्ट सीरीज के साथ, जो कि स्पेसिफिकली केस लॉ बेस्ड होगी, स्पेशली डीएनए मैट्रिक्स को लेकर। तो हम वहां पर समझेंगे कि क्या डीएनए मैटर या फिर डीएनए टेस्टिंग से क्या हम ऐसे प्रिजम्पशन को रिवर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग जल्द ही अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।